आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, स्टैटिक जीके के जो पजल होने वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। और इन क्वेश्चनों में आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं कम से कम आपको एक ही क्लास के अंदर 200-300 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी पहली लाइव क्लासें आती थी, उन लाइव क्लासों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि लाइव के बजाय हम वैसे डाल देते हैं डाउनलोड अपनी बना के। तो जो ये कल वाले जो प्रश्न रहेंगे, जो कल जिन बच्चों का सीईटी का एग्जाम है और परसों जिनका सीईटी का एग्जाम है 26 और 27 तारीख को, उनका स्मार्ट स्टडी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं और आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे स्कोर के साथ अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो देखिए अपना पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, बी आर अम्बेडकर ने, और संसद ने या नेहरू समिति ने। तो अधिकतर बच्चे बी आर अम्बेडकर करते हैं, जो कि गलत है। भारत का संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया था। बी आर अम्बेडकर तो मसौदा समिति के या ड्राफ्ट कमेटी के या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति आई तो एक ही बात है, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेहरू समिति है वो तो संघ शक्ति समिति, संघ आते ही आपका उत्तर आ जाएगा, संघ शक्ति समिति नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, देखिए कल जिनका एग्जाम है वो गौर से देखना है इसको अच्छे तरीके से, बहुत प्रश्न इनमें से निकल के आएंगे जो आपको पजल करें। संविधान सभा ने किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? तो आपका उत्तर रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था, और सभी ने भाग लिया था। पर आपको यह भी बता दें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो एक अभियान चलाया था। ऑपरेशन पोलो जो भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, सैनिक अभियान है ये, इस ऑपरेशन पोलो, तो उस सैनिक अभियान से हैदराबाद को भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और जूनागढ़ को जनमत वोट डलवाए थे और वोट के आधार पर भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था जूनागढ़ रियासत। ठीक है, मैसूर का आप पढ़ोगे तो टिप्पू सुल्तान के बारे में आप पढ़ना पड़ेगा। टिप्पू सुल्तान, ठीक है, टिप्पू सुल्तान 1799 या श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको पढ़नी पड़ेगी, श्रीरंगपट्टनम, जो कि, और जो टिप्पू सुल्तान है उनका जिक्र आएगा 1799 में। अगला कश्मीर है, कश्मीर को भी भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अब देखिए भारतीय संविधान की बात है, सबसे 5-7 प्रश्न मैंने भारतीय संविधान से लिए हैं। अंगीकार किया गया या अडॉप्ट किया गया? ठीक है, अडॉप्ट किया गया या अपनाया, ये सारी एक ही बात है। अडॉप्ट आए, अंगीकृत आए या अंगीकार आए, अंगीकृत आए चाहे अंगीकार आए, ये सभी का एक ही आंसर है। अंगीकृत आए चाहे अपनाए, चाहे अडोप्ट आए चाहे अंगीकार आए। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो आपका उत्तर रहेगा 26 नवंबर 1949। यदि आपसे पूछे भारत का संविधान लागू कब हुआ तो आपका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950। यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो आपका उत्तर आएगा 24 जनवरी 1950। यदि आपसे पूछे कि इस बैठक में क्या बनाया तो हम लिखेंगे पहले उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो चयन है जिसको मनोनीत बोलेंगे वो इसी में किया गया था। और किसने किया था? तो आपका उत्तर आएगा संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। तो आपके लिए यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का जो संविधान है वो कब बनना शुरू हुआ तो आपका उत्तर आएगा 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ। कब बन के तैयार हुआ तो आपका उत्तर आएगा 24 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। 24 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। किसने बनाया तो आपका उत्तर आएगा संविधान सभा ने बनाया। और कितने दिन लगे तो आपका उत्तर आएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी, पहला आपको मैं बता देता हूं, कल्याणकारी का जिक्र नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्यों का जिक्र है। कल्याणकारी राज्य की बात नीति निर्देशक सिद्धांतों से ली है, और नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। ठीक है,
तो अपना प्रश्न ये है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, कल्याणकारी का मतलब होता है नीचे वालों को ऊपर उठाना, सभी को नहीं। नीचे जो है, चाहे वो 100 है, चाहे 200 है, चाहे 1000 है, चाहे 5000 है, क्योंकि सारे तो नीचे नहीं है ना। तो मतलब जिसको हम बोलेंगे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी मान लो, तो जो नीचे है डी ग्रेड वालों को उस सी के बराबर लेना, और सी वालों को बी के बराबर लेना, और बी वालों को ए के बराबर लेना। तो मेरा प्रश्न रहेगा, कल्याणकारी की बात आए तो आपका उत्तर होगा कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने की जो बात कहेगी वो कल्याणकारी राज्य में बात कहेगी। अधिकतर नेता अपने गांव में आते हैं और वो यही कहते हैं हम आपका कल्याण कर देंगे। कल्याण का मतलब आपको ऊपर उठा देंगे। अगला प्रश्न अपना, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आप ये प्रश्न देखना ध्यान से, अधिकतर बच्चे इसमें क्या निशान लगाएंगे वो देखना अपना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य, या उपयुक्त सभी। तो पहला आपको बता देता हूं, मौलिक अधिकार की बात आएगी तो इसमें पहले संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर पहले 7 अधिकार थे और अभी वर्तमान में 6 है। एक हटा दिया जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में कब हटाया गया? तो आपका उत्तर था 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हटाया गया। तो अब वर्तमान में कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 6। प्रश्न यह है आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है, तो आपका उत्तर आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य के अंदर आर्थिक का कोई जिक्र नहीं है। और यदि फिर भी नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन में ना आए तो आपका उत्तर आएगा वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बन चुका है। वैधानिक आएगा या कानूनी आएगा? ऑप्शन में अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यह रहेगा। मौलिक अधिकार के अंदर संपत्ति का अधिकार का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्रश्न ये है, यह आपके ऑप्शन है संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। देखिए, संविधान का जिक्र भारतीय मौलिक कर्तव्य में है, ठीक है। एकता, हाथ मिलाएंगे एकता बढ़ेगी, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति, हम स्कूल का जिक्र कर रहे थे भी, सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। धर्म का कहीं भी जिक्र नहीं है मौलिक कर्तव्यों के अंदर, तो ये आपका आएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में धर्मनिरपेक्षता का कहीं भी जिक्र नहीं है। जो बच्चे कल सीईटी का एग्जाम देंगे उनको डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर कम ही आएंगे। बिना किसी हिचक के आपको मैदान में उतरना है और गोल दायरों को अच्छे तरीके से भरना है, कहीं आप मिस्टेक कर दो। एक मेरे साथ था, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने क्या काम किया, अपने ऑप्शनों को भरते समय उसने मिस्टेक कर दी, जिसके कारण उसके 8-10% गलत हो गए और वो अपने मुकाम को पहुंचने में, मुकाम तक पहुंचने में या मंजिल हासिल करने से रह गया, जो नौकरी फिर 2-3 साल बाद में लगा। तो आपको मैं बता देता हूं, गोल दायरे भरते समय पूरा ध्यान रखें, चाहे एक एक भरें। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं हम 10 भरेंगे, पहले भी स्टार्ट के 1 से 10 तक इकट्ठे ही भरेंगे, 1 2 3 4, वायदा एक गलत हो गया सारे गलत होंगे। इसलिए आप या तो 2-2 को भरें या 3-3 को भरें, पर भरें ध्यान से भी। 61 का मतलब 61 ही, 62 का मतलब 62 ही, यह नहीं आगे पीछे आप कर दो, एक बीच में रह गया सारे गलत हो जाएंगे गोल दायरे। अगला प्रश्न अपना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष बाद? पहला प्रश्न तो आपका यह है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका उत्तर आएगा 6 साल कार्यकाल होता है। इसमें 1/3 सदस्य है, 1/3, 6 का 1/3 करो पहले, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य नए ले आ जाते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 2 वर्ष। मेरा कहने का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो इसका 1/3 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आया? 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, 6 नहीं आएगा। अगला प्रश्न अपना, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा, प्रश्न यही है, थोड़ा सा पजल करने के लिए दे दिया। देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी है, असीमित है।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है, प्रश्न ये पूछ रखा है 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या समाप्त होने का विषय नहीं है, तो आपका राइट आंसर रहेगा फोर्थ। यदि आपसे पूछे राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल बताएं तो आपका उत्तर आएगा 6 वर्ष। यदि आपसे पूछे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 1/3 सदस्य कितने साल बाद बाहर निकल जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 2 साल। जितना कार्यकाल है उसका 1/3 करेंगे वही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, प्रश्न ये है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो आपका देखिए प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख है, राष्ट्रपति का भी उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख है और उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री तब बनते हैं जब गठबंधन की सरकारें बनती है, तो उप प्रधानमंत्री आए चाहे उप मुख्यमंत्री आए, इन दोनों का जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। आपको बता देता हूं, उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब गठबंधन की सरकारें बनती है और ये कहे कोई पार्टी वाला ये कह दे भी मेरे को उप मुख्यमंत्री बना देना, भी मुख्यमंत्री बना देना, तो वो कहेंगे मुख्यमंत्री तो हम बना नहीं सकते, आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उप मुख्यमंत्री एक विशेष मानते हैं अपने आप में, पर इनका कोई अलग से पद नहीं होता है, संविधान में इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री की बात आई तो भारतीय संविधान में इनका जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न, वैसे देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है, कमजोरी का काम करते हैं, कमजोरी, क्योंकि कमजोर होते हैं तभी तो उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाती है सरकार। अगला प्रश्न अपना, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वित्त आयोग का गठन अधिकतर बच्चे 1 वर्ष करेंगे, जो कि आपका गलत होगा, आपका उत्तर आएगा 5 वर्ष। वित्त वर्ष पूछे ना, वित्त वर्ष पूछे तो इसका मतलब आएगा 1 वर्ष। वित्त वर्ष का मतलब 1 वर्ष। ये कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका वित्त वर्ष रहेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका वित्त वर्ष रहेगा। और यदि वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है, तो आपका उत्तर आएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसे कथन छांटना है आपको। सिंधु सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें या कंस्य युगीन सभ्यता कहें, एक ही बात है। तो आपका प्रश्न ये था कि सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसे कथन छांटना है आपको, तो आप देखिए इसमें क्या रहेगा। तो इसमें आप देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। एक तो व्यापार को मैंने क्लिक कर लिया। दूसरा ऑप्शन है इन्होंने अपने मकान पक्की ईंटों से बनाए थे, ये मैंने पक्की ईंटों को भी क्लिक कर लिया है। अगला प्रश्न है ये मातृदेवी की पूजा करते थे, ये भी मैंने बॉक्स में डाल लिया है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों की खोज हुई है, ये चौथा ऑप्शन है। आपको क्या बताना है, इसमें से असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन छांटने के लिए मैं आपको बता देता हूं, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारी थे, ये सही है। आपके ऑप्शन आए कृषि, आपके ऑप्शन आए मतलब बढ़ई, आपके ऑप्शन कोई और आए तो ये गलत है, व्यापारी थे, ये सही है। इन्होंने अपने मकान कच्ची ईंटों से नहीं पक्की ईंटों से बनाए थे, पक्की ईंट आपका राइट है। तीसरा ऑप्शन ये मातृदेवी या धरती आए, धरती की क्यों पूजा करते थे, मतलब धरती की माता समझ के पूजा करते थे कि भी ये हमारे को अनाज प्रदान करती है, ये भी सही है। और यहाँ राजस्थान नहीं आएगा, सबसे अधिक स्वतंत्रता के बाद में जो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र मिले हैं वो मिले हैं गुजरात में, तो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, ऊपर वाले 3 सत्य है, नीचे वाला असत्य है। हमने असत्य को सत्य किस लिए किया, गुजरात, राजस्थान नहीं आएगा। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ये पहला प्रश्न तो यह त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित, आपका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म। क्या आएगा, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, अंग नहीं है, तो आपके ऑप्शन ये है जातक, अभिधम, विनय और शुद्ध। तो आपको बता देता हूं बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक है और तीनों के तीनों पिटक है वो पाली भाषा के अंदर है। और 3 पिटक कौन से हैं, तो आप देखिए शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। तो आपका प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर आएगा जातक नहीं है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन कहाँ है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है जातक में। जातक कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। तो आपके लिए इसमें आप उत्तर देखिए, भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई है वो हुई है
24 अप्रैल 1993 को। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 24 अप्रैल 1993। और यदि आपसे पूछे भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई है, नागौर राजस्थान में। और यदि आपसे पूछे कि पंचायती राज का ये जो 24 अप्रैल 1993 का जो एक्ट है, तो वो आपका रहेगा 73वां एक्ट, 73वां एक्ट। ठीक है, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, यदि आपका 74वां संवैधानिक संशोधन पूछे तो वो आपका शहरी पंचायत से संबंधित है, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसका उत्तर, इनका उत्तर रहेगा 24 अप्रैल 1993। यदि आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत से पहले कौन सी परियोजना थी, तो आपका उत्तर आएगा सामुदायिक परियोजना। सामुदायिक परियोजना का गठन कब हुआ था या नींव कब डली थी, तो सामुदायिक परियोजना हुई थी 1952 की बात, सामुदायिक परियोजना 1952। और पंचायती राज है वो 24 अप्रैल 1993 में एक्ट आया था, अधिनियम आया था, और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा? पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा, शक संवत, शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर आएगा 78 ईसा, ईसा पूर्व नहीं आएगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो। शक संवत की शुरुआत हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कनिष्क कौन था? कुषाण वंशी था। भारतीय संविधान ने इसको कब मान्यता दी है, तो आपका उत्तर आएगा 22 मार्च 1957 को। और यदि आपसे पूछ ले 22 मार्च का मतलब होता है, 22 मार्च का जो दिन होता है वो शक संवत का पहला दिन होता है, और 21 मार्च होता है वो लीप वर्ष का पहला दिन होता है। सामान्य वर्ष पूछे तो 22 मार्च आएगा, और लीप वर्ष पूछे तो आपका उत्तर 21 मार्च आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? शक संवत। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है ई बैंकिंग में ई का मतलब क्या है? या कई बार आपके प्रश्न आ जाता है कि ईमेल, ईमेल में ई का मतलब क्या है, या ई बैंकिंग में ई का मतलब क्या है? ठीक है, और ईपीएस मतलब ईपीएस का मतलब में ई का मतलब क्या है? तो आपका ऑप्शन है ये, एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक या एक्सपेंशन। तो आपका राइट आंसर रहेगा ई बैंकिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपको पजल करने के लिए वो ई तो दे देगा यहां और नीचे दे देगा इंटरनेट, तो आप सोचोगे कि ई का मतलब इंटरनेट ही होगा, जो कि आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये आप थोड़ा ध्यान से करना अपना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न रहेगा आपका पीपीपी। अब ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, मैंने प्रश्न चेंज कर रखा है यहाँ पर, कहीं कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा हो भी ट्रिपल पी का मतलब तो परिवार पहचान पत्र होता है, जो कि मैं ऑप्शन में चारों दे दिए, तो इसलिए आप पजल नहीं होंगे। तो पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक इसमें है, पब्लिक इसमें है, प्राइवेट इसमें है, प्राइवेट इसमें है। अब यहां से आपको चूज करना है, तो वो आपको चूज करने की जरूरत है। कई बार ये होता है कि पेपरों में ये लिखा होता है कि लास्ट का एसोसिएशन बनेगा या आर्मी बनेगा या कोई और वर्ड बनेगा, तो वो आपको देखने की जरूरत है भी क्या किस तरीके से अपने को करना है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। यदि वैदिक सभ्यता की बात पूछे तो वो ग्रामीण थे, वैदिक सभ्यता की बात पूछे तो ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहा को जानते थे, ये लोग लोहा को नहीं जानते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। वैदिक सभ्यता के लोग लोहा को जानते थे, ग्रामीण में गांव में रहते थे, और ये लोग शहरी थे और कांस्य धातु को जानते थे, तभी तो इनका नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो आपका राइट आंसर सेकंड आएगा, शहरी थे, क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से शहरों का निर्माण हुआ था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। पक्की ईंटों के मकान थे, नालियां अच्छे तरीके से बनी हुई थी। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है किस सदन का अध्यक्ष, किस सदन, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, आप समझदार है इतने तो, क्योंकि संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से? तो आपका एक उत्तर आएगा लोकसभा और एक आपका उत्तर आएगा राज्यसभा। ये इतने तो समझदार हो आप, क्योंकि संसद कितना है? द्वि सदनीय है, द्वि का मतलब दो, दो कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा।
प्रश्न यह है कि सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आप देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष की बात चल रही है ना, यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, ये तो राइट है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, ये भी राइट है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष कहो चाहे सभापति कहो, राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, न उपराष्ट्रपति होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आपके प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न अपना, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आपको पता होगा, ये ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या वित्त आयोग। अधिकतर बच्चे वित्त आयोग के निशान लगाएंगे, जो कि आपका गलत होगा। कुछ बच्चे राष्ट्रपति के निशान लगाएंगे। तो राइट आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। समझ रहे मेरी लाइन? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और कोई भी विधेयक इनकी अनुमति के बिना संसद में लोकसभा में पेश नहीं किया जाता। अगला प्रश्न अपना, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका संबंध किससे है? तो आपका उत्तर आएगा केंद्र और राज्य के संबंध से है, या दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद से है, या राम जन्मभूमि विवाद है, या निर्वाचन संबंधी विवाद है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सेंट्रल सरकार का और राज्य सरकार का आपस में क्या संबंध है, वो उसका जिक्र सरकारी आयोग में किया गया है। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? भारतीय संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, प्रश्न ये है। तो आपको मैं बता देता हूं, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक है वो बुलाता है राष्ट्रपति। तो आपसे पूछे कौन बुलाता है, तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। और यदि आपसे पूछे अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका उत्तर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा को इकट्ठा बुलाना। और इकट्ठा कब बुलाएंगे? जब इनमें किसी भी विधेयक को लेकर आपसी विवाद हो, तब राज्यसभा को और लोकसभा को कहेंगे आप दोनों सामने बैठो, आपस में बहस करो, हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। और कौन बुलाता है? इनको राष्ट्रपति बुलाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी? अगला प्रश्न अपना, भारतीय संसद में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रश्न ये अपना। तो ऑप्शन रहेगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीरा कुमार। चार ऑप्शन अपने। तो अधिकतर बच्चे निशान लगाएंगे एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के, अधिकतर बच्चे। तो मैंने लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा मीरा कुमार। मीरा कुमार है वो पहली लोकसभा अध्यक्ष है, और सरोजिनी नायडू है वो कांग्रेस की अध्यक्ष है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की है कानपुर अधिवेशन में। और इंदिरा गांधी तो पीएम रह चुकी हैं। और यदि आपसे पूछ ले एनी बेसेंट, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय नहीं है, भारतीय तो सरोजिनी नायडू आएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष है, जिन्होंने 1917 में अध्यक्षता की कलकत्ता में। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की है, इन्होंने 1925 में की है। यदि आपसे पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट आएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आई तो आपका उत्तर सरोजिनी नायडू आएगा। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका मीरा कुमार उत्तर आएगा। और पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो आपका उत्तर इंदिरा गांधी आएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? प्रश्न ये है, वित्त मंत्री,
या लोकसभा अध्यक्ष या आरबीआई का गवर्नर या राष्ट्रपति? तो आपका उत्तर रहेगा बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो अधिकतर बच्चे निशान लगाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ही प्रस्तुत करता होगा। नहीं, बजट प्रस्तुत करना वित्त मंत्री का काम है। लोकसभा अध्यक्ष का मतलब तो है कि जब कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेगा बजट को। बजट, जिसको पॉलिटिकल साइंस में चमड़े का थैला बोलते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? ये देखिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? प्रश्न अपना ये है। तो आपको मैं बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, सतलुज नदी, महानदी, कावेरी और नर्मदा। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैं आपका हीराकुंड बांध है वो आपका उत्तर रहेगा महानदी पर। हीरा महान होता है तो महानदी आएगा। और सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध है। कौन सा? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है। और यदि आपसे पूछे मैटूर बांध कौन सी नदी पर है, तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। मैटूर, कवर का मतलब ढकना होता है, मेट का मतलब भी ढकना होता है। जो क्रिकेट खेलते हैं तो मेट रखते हैं ना, मेट किस लिए रखते हैं? पिच को ढकने के लिए, तो कवर का मतलब ढकना ही होता है। और नर्मदा, सरदार सरोवर बांध पूछे, सरदार सरोवर बांध पूछे तो आपका उत्तर आएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है, मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पर है, और हीराकुंड बांध है महानदी पर है। और अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध है वो आपका रहेगा सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है? प्रश्न आपका ये है, मलिक मोहम्मद जायसी ने केसरी या सत्यार्थ प्रकाश या हरश्चरित या बुद्धचरित? तो आप यहां पर देखिए, बुद्धचरित मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना की है वो की है पद्मावत की, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और पद्मावत कौन सी भाषा में थी? तो आपका उत्तर आएगा अवधी भाषा में थी। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन में चूज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। और जो केसरी पत्रिका है वो आपकी मराठी भाषा में है, और जिसकी रचना लोकमान्य तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक जिनको बोलते हो आप। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है वो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है, दयानंद सरस्वती। यदि आपसे पूछे हर्षचरित, तो आपका रहेगा, हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है क्या, या हर्षवर्धन की है? और बुद्धचरित आपकी रहेगी असव घोष की, और जो कि संस्कृत में, असव घोष, बुद्धचरित संस्कृत भाषा में, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बुद्धचरित। बुद्धचरित संस्कृत भाषा में है, जो कि बुद्ध की भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, केसरी है वो मराठी भाषा में है, और जो कि तिलक ने लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में, और हरश्चरित बाणभट्ट ने। ठीक है, इसमें रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद आती है, वो किसकी है या हर्षचरित किसकी है, वो आपके लिए प्रश्न पूछने वाला है। ये आप चूज करना कि क्या मैंने ये ठीक करवाया या गलत करवाया, जरूर आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने। अगला प्रश्न अपना, भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग। भारत से, ये भारत है, इससे अलग राष्ट्र थोड़ा सा ऊपर वाला हमने पाकिस्तान को दे दिया। और कि ये मांग किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो आपका ऑप्शन है, माउंटबेटन योजना पर आधारित थी, या द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित थी, या अगस्त प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर आधारित थी। तो आपका उत्तर आएगा, पाकिस्तान की मांग थी, द्वि का मतलब दो राष्ट्र बनाने हैं, एक ये तो भारत बन गया, ये पाकिस्तान बन गया, तो आपका उत्तर आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका उत्तर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका उत्तर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? तो आपका उत्तर आएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और यदि आपसे पूछे कायदे आजम है ये तो, और यदि शहीद ए आजम किसके नाम से जाना जाता है? तो शहीद ए आजम आए तो आपका उत्तर आएगा भगत सिंह। शहीद ए आजम आए तो आपका उत्तर आएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न अपना, देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो 1933 में डिमांड रखी थी, उसके बाद में 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। जो कि पाकिस्तान शब्द है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लड़का एक था, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल
ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दिया था, उसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये इन सभी का मिलन होके पाकिस्तान का निर्माण होगा। अगला प्रश्न अपना, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? प्रश्न ये है, यदि आपसे पूछे सलाहकार की बात आई तो आपका उत्तर आएगा बेनेगल राव। कौन है? बी एन राव। यदि आपसे ड्राफ्ट कमेटी के बारे में पूछे तो आपका उत्तर आएगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। यदि आपसे पूछे पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति बताओ, पहला राष्ट्रपति बताओ, तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे पूछे पहला प्रधानमंत्री बताओ तो आपका उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष आए, सीधा स्थायी तो कुछ ना आए, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि आपसे पूछे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बताएं तो 2 दिन के लिए चुने गए थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आयु के आधार पर बने थे, जो कि पहले कांग्रेस इसके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं, और स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न अपना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष, यहां पर शिक्षा है, शिक्षक नहीं है, इसलिए आप ध्यान से करना, क्योंकि अधिकतर बच्चे शिक्षा की बजाय शिक्षक को मान लेंगे और अपना प्रश्न गलत कर देंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर आएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर किसकी याद में? तो अबुल कलाम आजाद की याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद शिक्षा दिवस। यदि आपसे पूछे शिक्षक दिवस तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर आएगा 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। यदि आपसे पूछे 29 अगस्त को क्या मनाते हैं तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। और खेल दिवस कौन था? हॉकी का जादूगर था। हॉकी में कितने सदस्य होते हैं? 11 होते हैं खिलाड़ी। और हॉकी का जादूगर कौन था? मेजर ध्यानचंद की याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में हम खेल दिवस मनाते हैं। यदि आपसे पूछे 31 अक्टूबर तो 31 अक्टूबर रहेगा आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। और एकता दिवस किसकी याद में मनाते हैं तो आपका उत्तर रहेगा सरदार पटेल की याद में। और सरदार पटेल के नर्मदा नदी पर एक जो मूर्ति बनी है उसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की है। अगला प्रश्न अपना, किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके केंद्र में द्वैत शासन? अब देखिए यहां पर केंद्र है, यहां पर प्रांत है। यदि आपसे पूछे प्रांतों में केंद्र द्वैत शासन का, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, इतना प्रश्न आए तो आपका उत्तर आएगा 1919, 1919, इतना ही आए तो। पर प्रश्न अंत की बात आए और द्वैत शासन प्रणाली केंद्र की बात आ जाए तो आपका उत्तर आएगा 1935 के अधिनियम से। तो आपका राइट आंसर इस उत्तर का क्या रहेगा, प्रश्न का क्या रहेगा? 1935। यदि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई तो 1919 के अधिनियम से, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। आपको बता देता हूं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ये मॉन्टेग्यू है, ये आपका भारत सचिव है और ये आपका भारत का वाइसराय है, ठीक है। उसमें सचिव कौन था, वाइसराय कौन था, आप बता देना। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई है तो 1919 के अधिनियम से। प्रांतों की बजाय प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है तो आपका उत्तर आएगा 1935 के अधिनियम से। और यदि आपके उत्तर आए कि महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी कब बनी, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी कब बनी तो आपका उत्तर आएगा 1858 के एक्ट से। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ तो आपका उत्तर आएगा 1858 के एक्ट से, ठीक है ना। और 1947 के हिसाब से तो हमारे को स्वतंत्रता मिली है। अगला प्रश्न अपना,
अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? प्रश्न ये है, हिंसा। इन्होंने कभी हिंसा नहीं की, अहिंसा के पुजारी थे। और इस अहिंसा के पुजारी में इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है। गौवध होता है, या मानव हत्या होती है, या महिलाओं व बच्चों का उत्पीड़न, या गरीबी का स्थायित्व। तो अधिकतर बच्चे ये कहेंगे गौवध, पर गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो गरीबी है, गरीबी का स्थायित्व। इन्होंने हिंसा का क्रूरतम रूप माना है भी, जब गरीबी होगी इससे बड़ी हिंसा कोई और हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न अपना, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में किसने आमंत्रित किया? प्रश्न ये अपना, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से कहां मिले थे? तो आपका उत्तर आएगा लखनऊ मिले थे। और राजकुमार शुक्ल ने कहा था भी आप चंपारण आना, और चंपारण आके हमारे को बताना कि अंग्रेजों ने हमारा शोषण कर रखा है। तो चंपारण में महात्मा गांधी जी आए, और जिससे किसानों ने मांग कर रखी थी, नील की खेती से संबंधित थे ये। चंपारण आंदोलन 3/20, जिसके 20 किले जमीन है उसको 3 किले जमीन पर खेती करना कंपलसरी था। कौन सी खेती? नील की खेती। तो नील की खेती से संबंधित फिर एक पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण। और नील दर्पण किसकी रचना है? वो है दीनबंधु मित्र की, दीनबंधु मित्र की। इस आंदोलन में महात्मा गांधी आए, और आने के बाद में महात्मा गांधी ने किसानों को 25% का मुआवजा दिलवाया, 25% की इनको छूट दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहेगा, किसके कहने पर आए? तो राजकुमार शुक्ल। यदि आपसे प्रश्न पहले पूछे कि महात्मा गांधी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसके कहने पर गए, तो आपका उत्तर आएगा मदन मोहन मालवीय के कहने पर गए थे। मदन मोहन मालवीय के कहने पर गए थे। यदि आपसे पूछे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। और यदि आपसे पूछ ले महात्मा गांधी किसके कहने पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु पूछे तो आपका उत्तर आएगा महादेव गोविंद रानाडे। और यदि आपसे पूछे कि महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन जाता था, तो आपका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और अधिकतर बच्चे ऐसे सोचेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में मिलने या तो सरोजिनी नायडू जाती होगी या कस्तूरबा गांधी जाती होगी। तो कस्तूरबा गांधी या सरोजिनी नायडू नहीं आएगा। कस्तूरबा गांधी की और सरोजिनी नायडू की बजाय अपने को इस पर फोकस करना है, इनके गुरुजी जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरमदल के व्यक्ति है। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा समाधि स्थल इंदिरा गांधी का है? इंदिरा गांधी पावरफुल लेडी थी, और पावरफुल लेडी थी तो पावर का मतलब शक्ति होता है, तो शक्ति स्थल आएगा। ठीक है, राजीव, व फॉर व वीर, राजीव गांधी का समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से है। और यदि आपके आए समता स्थल, समता इक्वल है तो जगजीवन राम, समानता, जीवन में समानता। और अगला है उदय भूमि। उदय भूमि का मतलब है KR नारायणन, नारायण, नारायण, नारायण कब होती है? नारायण सुबह, सुबह का मतलब उदय, अस्त नहीं है, उदय। तो आपका उत्तर KR नारायणन आ जाएगा। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है 1918 में खेड़ा, 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, किसान आंदोलन हुआ, कब हुआ? 1918 में हुआ। कहां हुआ? खेड़ा में हुआ। खेड़ा कहां है? गुजरात में है। ठीक है, आंदोलन हुआ, उस समय किसानों की फसल खराब हो गई थी, इसलिए तो आंदोलन हुआ। ये खराब हुई किस कारण है, वो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो अपना पहला है अतिवृष्टि, भूकंप, तूफान या अनावृष्टि। न तो भूकंप के कारण, न तूफान के कारण, वृष्टि के कारण हुई है। अवृष्टि, अधिक वृष्टि या अनावृष्टि, तो आपका उत्तर रहेगा अनावृष्टि। और अनावृष्टि का मतलब है सूखा। कई बार पेपरों में सूखा शब्द दे देते हैं, अनावृष्टि नहीं देते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा सूखा। अनावृष्टि ऑप्शन नहीं आए तो कर देना, अनावृष्टि ऑप्शन में ना आए तो आपका उत्तर सूखा आएगा। अगला प्रश्न आपका, सारे प्रश्न देखिए मैंने बड़ी गहराई के साथ सोच समझ के इन प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। और जो प्रश्न है वो नॉर्मल है, वो सभी को आते हैं। और यदि मैं इनसे कोई और भी नॉर्मल लेता प्रश्नों को, तो वो आपके लेवल के नहीं थे। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जहां पर 1-2 नंबर बढ़ने की ज्यादा संभावना है।
या तो पेपर में आएंगे, नहीं आएंगे तो इनको प्राथमिकता देंगी एचएससी, और वो इसी तरीके से सिलेक्ट करके आपके स्मुक प्रस्तुत करेंगे। जहां पर आप गलती करो भी, अतिवृष्टि या अनावृष्टि इस तरीके के आएंगे, या सूखा या भूकंप या ज्वालामुखी, आप पर चलो जाओगे। तो मैं पूरी कोशिश के साथ इनको सिलेक्ट किया है, और हम आगे भी इसी तरीके से प्रश्न लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो और भी प्रश्न रहते हैं अपने, हम स्पीड के साथ कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका लाइक और शेयर हमारा मनोबल बढ़ाएगा, और फिर हम और बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ पत्रिका है, वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका, ये दोनों की दोनों आपकी किसकी रहेगी? जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स या एनी बेसेंट और विष्णु शर्मा। तो आपका उत्तर रहेगा न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ है वो एनी बेसेंट की है। कार्ल मार्क्स की पूछे तो आपका उत्तर आएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल किसकी है? तो आपका उत्तर का आएगा कार्ल मार्क्स। और यदि भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज पूछे तो आपका उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू। और यदि पंचतंत्र पूछे तो आपका उत्तर आएगा, पंचतंत्र जो ग्रंथ है वो है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ पत्रिका के बारे में पूछे तो आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर बच्चे पजल हो जाते हैं। आपका उत्तर इसमें क्या रहेगा? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? आपको सभी को बच्चों को पता है कि साइमन कमीशन था, और साइमन कमीशन भारत आया। भारत आया तो इसमें 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य थे तो 7 के 7 अंग्रेज थे। अंग्रेज थे तो भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों ने विरोध किया तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया। लाला लाजपत राय ने विरोध किया तो इन पर लाठियां चलाई। लाठियां चलाई तो ये बंदा लाहौर में था। लाहौर में था तो इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो इस पर लाठियां चलवाई थी जेम्स स्कॉट ने। जेम्स स्कॉट ने। भगत सिंह बोला हम बदला लेंगे। भगत सिंह कौन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, क्रांतिकारी संगठन है। जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, गलती से कौन मर गया? सैंडर्स। सैंडर्स कौन था और जेम्स स्कॉट कौन था? लाहौर में मरे हैं तो ये एसपी था लाहौर का और ये डीएसपी था। मारना किसको था? जेम्स स्कॉट को। मर गया कौन? सैंडर्स। ये तो साइमन कमीशन के बारे में सभी बच्चों को पता है। प्रश्न अपना कुछ हटके है, क्यों आया? ऑप्शन है भारतीयों में फूट डालने के लिए, यह नॉर्मल है पर है सही, है सही। ज्यादा महत्व वालों को हम उत्तर मानेंगे। फूट डालने के लिए, बुरा अच्छों में सुधार करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, या 1919 के सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। तो आपका उत्तर रहेगा 1919। जो 1919 का एक्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसकी समीक्षा करने के लिए कि क्या ये कहां तक सफल हुआ है, इन्होंने कहां तक अपने को कुछ दिया है, क्या ये सुधार कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्या कमियां रही हैं, इसके बारे की जांच करने के लिए साइमन कमीशन लंदन से गठित हुआ था, जिसका अध्यक्ष जॉन साइमन था। भारत आए थे, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। अगला प्रश्न अपना, महात्मा गांधी ने कब प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही साबरमती आश्रम में लौटूंगा? आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, और आपको यह भी पता होगा कि महात्मा गांधी पहले इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, बाद में भारत आ गए थे। भारत आने के बाद में फिर वे अफ्रीका पढ़ने के लिए, अफ्रीका में वकालत करने के लिए चले गए थे। तो प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में कब प्रतिज्ञा ली कि मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही लौटूंगा, नहीं था मैं नहीं लौटूंगा। तो वो बात है दांडी यात्रा के समय की। और दांडी यात्रा कब की है? तो आपका उत्तर आएगा 1930। और ये भी आपको मैं बता देता हूं कि 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी। दांडी यात्रा के अंदर 78 कैंडिडेट थे, और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी, और 5 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी। और दांडी यात्रा 1930 तक चली है। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट हुई है और दांडी पहुंच गए हैं। और दांडी पहुंचने के बाद में नेक्स्ट अगले दिन उठे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया है। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सोचने वाली बात यह है, आपका उत्तर क्या रहेगा? दांडी यात्रा 1930। तो आपका ये लो। पर आपको मैं बता देता हूं नॉलेज के लिए, महात्मा गांधी को स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली है 1946 में। तो प्रश्न आपका यह रहेगा
कि 1946 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली है, कब मिली है? 1946 में। तो आपका प्रश्न ये रहेगा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली है? 1947 में। तो प्रश्न आपका ये रहेगा कि महात्मा गांधी कब लौटे फिर? तो महात्मा गांधी ने सोचा मिली तो है नहीं स्वतंत्रता, तो इन्होंने 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया था। हरिजन संघ को दान स्वरूप भेंट कर दिया 1933 में साबरमती आश्रम को। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का संविधान कब बनना स्टार्ट हुआ? प्रश्न ये है, भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, समाप्त हुआ? ये लो, भारत का संविधान कब बनना स्टार्ट हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 आएगा। समाप्त कब हुआ? 24 नवंबर 1949 को हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपका उत्तर आएगा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन। और संविधान सभा का गठन कौन सी योजना से हुआ? तो आपका उत्तर आएगा कैबिनेट योजना। और कैबिनेट योजना का गठन, कैबिनेट योजना कौन से सन की है? तो आपका उत्तर आएगा 1946, कैबिनेट योजना। अगला प्रश्न अपना, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो आपका उत्तर आएगा कैबिनेट योजना 1946, क्रिप्स योजना 1942, माउंटबेटन योजना 1947, रेडक्लिफ योजना 1947। रेडक्लिफ योजना से भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग जो सीमा रेखा खींची गई है वो रेडक्लिफ है। भारत को स्वतंत्रता मिली है वो माउंटबेटन योजना है। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ वो कैबिनेट योजना है। क्रिप्स योजना संविधान या भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, वो क्रिप्स मिशन है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, प्रश्न आ गया ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट। यदि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछते हैं यहां, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका उत्तर सरोजिनी नायडू आता। इंदिरा गांधी, ये कौन था? जॉर्ज यूले तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यदि आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बताएं, तो आपका उत्तर आएगा जॉर्ज यूले। और यदि आपसे पूछ ले कि प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल है, वो तो पहली उपराष्ट्रपति है, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे, किसका अंग्रेज अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले उत्तर आएगा, आप कर देना अपना। अगला प्रश्न रहेगा आपका, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? वन मैन, एक आदमी, बाउंड्री को इसने पूरी ताकत के साथ कवर कर रखा है, रोक रखा है। तो आपके लिए रहेगा, आपको बता देता हूं कि ये भारत है, ये भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन से पहले जब भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिली तो क्या हुआ कि कलकत्ता के अंदर दंगे छिड़ गए थे। कलकत्ता के अंदर दंगे हो गए। दंगे कौन से? सांप्रदायिक दंगे। और सांप्रदायिक दंगे का मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे। और इन दंगों में जब देखो, महात्मा गांधी दिल्ली है, महात्मा गांधी कौन है, कहां है? दिल्ली है। दिल्ली से इन सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करवाने के लिए या डांटने के लिए महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए और अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए, अनशन पर बैठ गए, कलकत्ता की बात है। और कहा कि मैं अनशन तब तक समाप्त नहीं करूंगा जब तक आप सांप्रदायिक दंगों को न रोक लो। तो हिंदू मुसलमानों ने इन दंगों को रोक लिया, जिसमें रोकने के बाद में अब प्रश्न आपसे पूछे, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कहां थे? कलकत्ता। सांप्रदायिक दंगों को किसने रोका? कलकत्ता। किसने रोका? गांधी जी ने। अब आपका प्रश्न यह रहेगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो इस अकेले बंदे ने इनको रोक लिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। यदि मैं यहां पर 5000 सैनिक भेजता तो भी सांप्रदायिक दंगे नहीं रुकने थे, और इस अकेले बंदे ने रोक ली। तो इसलिए इनको कहते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स। और यदि आपसे प्रश्न पूछे
कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए, तो आपका उत्तर आएगा लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए, तो आपका उत्तर आएगा लियो टॉल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित हुए। पर राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न अपना, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न अपना ये है, विधि मतलब कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो कानून दिवस है वो आपका रहेगा 26 नवंबर। 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया था भारतीय संविधान ने, और संविधान सभा ने जब 26 नवंबर को अपनाया तो इसको कहते हैं विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में। ठीक है, और यदि आपसे पूछे 21 जून तो आपका उत्तर योग दिवस रहेगा, योग दिवस। आपसे 7 अप्रैल पूछे तो विश्व स्वास्थ्य सप्ताह रहेगा, स्वास्थ्य दिवस रहेगा, स्वास्थ्य दिवस। और यदि आपसे 29 फरवरी पूछे तो नशा मुक्ति दिवस, नशा मुक्ति दिवस। और नशा मुक्ति दिवस मतलब मोरारजी देसाई का जन्मदिन, मोरारजी देसाई जन्मदिन। मोरारजी देसाई कौन था? मोरारजी देसाई पीएम था। अब ऐसे प्रश्न आए कि ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जिसका जन्म 4 साल बाद में आता है, तो आपका उत्तर रहेगा मोरारजी देसाई। पर यहां अंतर देखिए, 29 फरवरी को नशा मुक्ति दिवस है, पर 31 मई पूछे तो आपका उत्तर रहेगा धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। अंतर देखिए अपना, धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। यह आपका उत्तर 31 मई रहेगा और यह आपका उत्तर 29 फरवरी रहेगा। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा पार्क राजस्थान में स्थित है? राजस्थान का पूछा है, ऑप्शन आपका ये है। क्या है? सुंदरवन है, गिर है, दुधवा या कौलादेव घाना है? तो देखिए, सुंदरवन है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पार्क भी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है, और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क गैफ और गुजरात आएगा, गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात आएगा। दुधवा, दूध में सबसे ज्यादा अग्रणी जो राज्य है वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, दुधवा सबसे ज्यादा भैंस है उत्तर प्रदेश। और केवलादेव घाना है वो आपका रहेगा राजस्थान में, आपका राइट आंसर रहेगा फोर्थ, केवलादेव घाना है वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न ये है अपना, लौह पुरुष। यदि मैं आपको कहूं समुद्रगुप्त, तो इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आपके प्रश्न आए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। यदि आपसे पूछे कि बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर आएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और यदि आपसे पूछे लोकनायक कौन है, तो लोकनायक होगा आपका जेपी नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आपका लोकनायक रहेगा। और सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष पूछा है, लौह पुरुष में रहेगा वयोवृद्ध पुरुष पूछे, वयोवृद्ध पुरुष पूछे तो आपका उत्तर रहेगा दादा भाई नौरोजी। और सरदार पटेल है वो आपका लौह पुरुष है, सही है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा नारा सरदार पटेल ने दिया है? कर मत दो, सरदार पटेल ने दिया है बारडोली के अंदर, तभी तो बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था, तब तो बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। और यदि आपसे पूछ ले आराम हराम है, तो आपका उत्तर जवाहरलाल नेहरू। और यदि आपसे पूछे भारत भारतीयों के लिए, तो आपका उत्तर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा सारे मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न अपना, शांति निकेतन आश्रम कहां स्थित है? शांति निकेतन आश्रम है वो है कलकत्ता में। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम है। सासाराम बिहार में क्या है? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, आश्रम नहीं है, मकबरा है।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ है? बिहार में। ठीक है। यदि आपसे पूछे अहमदाबाद, अहमदाबाद में साबरमती, और साबरमती में आश्रम किसका है? गांधी जी का है। साबरमती आश्रम किसका है? गांधी जी का। यदि आपसे पूछे पांडिचेरी में, पांडिचेरी में अरविंद घोष का है। अरविंद घोष, अरविंद घोष और विले आश्रम। ठीक है। अगला प्रश्न अपना, किसके जन्मदिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न ये समझिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को, और विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1963 को। 1963 को विश्व रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। और किसके याद में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट, विश्व रेड क्रॉस दिवस। यदि आपसे पूछे महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। विश्व महिला दिवस पूछे 8 मार्च आएगा। जवाहरलाल नेहरू की याद में तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर। और यदि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती। और 30 जनवरी को इनका नाथूराम गोडसे ने मार दिया था, और नाथूराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी है। कौन से जेल में? अंबाला जेल। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। तो अंबाला जेल में जो फांसी दी है, तो 30 जनवरी को इनको मार दिया, तो इनको कहेंगे शहीद दिवस, 30 जनवरी। अगला प्रश्न अपना, निम्न संगठनों में से किसका स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? यूनेस्को में 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा 1946। और यूनिसेफ होता ना, UNICEF, तो भी उसका 1946 आता। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919। मजदूर के ना कम होते ना ज्यादा रुपए होते। WHO, महात्मा गांधी का स्वास्थ्य कब बिगड़ा था? 1948 में बिगड़े। 30 जनवरी 1948 है ना, तो 1948 से ना आ जाएगी। वैसे इनका 7 अप्रैल 1948 है। स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य सप्ताह। तो ये आपका गलत हो गया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1995, ये सही है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड। यूनिसेफ, यूनेस्को 1940, ILO 1919, WTO 1995, WHO 1948 आएगा। 1945 है, गलत है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई है। 1945 में हुई है। यदि आपसे पूछे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन, तो आपका उत्तर 1945 आएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945। अगला प्रश्न आपका, किसका मुख्यालय सुमेलित नहीं है? यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, सही है। यूनेस्को पेरिस में है, सही है। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम है, इटली है, एक ही बात है, यह भी सही है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका जो संगठन है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। तो नीदरलैंड में क्या है? तो नीदरलैंड में अभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं, 15 न्यायाधीश है, मतलब यह कार्यकाल है 9 वर्ष का। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर रहेगा शार्क। तो आज हमने ये 50-60 प्रश्न करवाए आपको, बड़ी स्पीड के साथ कराए हमने। बीच के अंदर न तो रुकने की बात की, न आपसे बात करने की बात की। हमने सोचा ही नहीं कि आपसे बात करनी है, या हम आपसे बिल्कुल सीरियस मोड में पढ़ाए, ताकि आपका कल जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर करो। और हम पूरी कोशिश रहेगी कि इन 50 प्रश्नों में से आपके 2-4 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि किसी कारणवश आपके पास समय का अभाव है, तो आप स्पीड ज्यादा करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका CET का एग्जाम बढ़िया हो, आप अच्छे मुकाम तक पहुंचो,
आप बढ़िया से बढ़िया पोस्ट प्राप्त करो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल और परसों जो 26 और 27 को जो बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आगे भी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो जो कल और सीईटी का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।